नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अमेरिका में भले ही शटडाउन को हुए 25 दिन से ज़्यादा हो गए हों, बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों के सिर पर तलवार लटकी हुई हो, उनको वेतन ना मिल रहे हों, किसी गुप्त दान के ज़रिए मिलिट्री को वेतन दिए जा रहे हों और कई तरह की दूसरी दिक्कतें, पेचीदगियाँ, समस्याएँ घरेलू तौर पर हों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो खैर चल ही रही है। ब्राज़ील हो, रूस हो, चीन हो, भारत हो, सबके साथ उनके इस समय तनावपूर्ण रिश्ते हैं। पर जब मलेशिया में लैंड किए और वहाँ के राष्ट्रपति ने उनकी अगवानी की और उनके शान में वहाँ पर जो नृत्य और दूसरे कार्यक्रम पेश किए गए, तो डोनाल्ड ट्रंप भी अपने आप को थिरकने से रोक नहीं पाए। वाक़ई मन से थिरक रहे थे या दुनिया को कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि ठीक है, मैं घरेलू मोर्चे पर कई तरह की दिक्कतों में घिरा हुआ हूँ, लेकिन मैं बेफ़िक्र हूँ, इन सब को हम वर्कआउट कर लेंगे। आज ये समझने की कोशिश करेंगे, 5 दिन की एशिया कंट्रीज़ के दौरे पर हैं डोनाल्ड ट्रंप। मलेशिया में रहेंगे, वहाँ से फिर जापान जाएँगे, जो नई प्रधानमंत्री चुनी गई हैं, उनके साथ बायलैटरल टॉक्स होनी है उनकी और उसके बाद दक्षिण कोरिया जाएँगे, जहाँ वो जो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन है, उसकी समिट में भाग लेंगे। उनकी चीन के राष्ट्रपति से वहाँ बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात होनी है। किन मुद्दों पर होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे और एक्चुअल में इनका मकसद क्या है? क्या चीन के दबदबे को कम करना चाहते हैं? किम किम जोंग उन से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, ऐसी कयासबाजियाँ लगाई जा रही हैं। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके सुपरिचित जो आपके राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय विषय हैं, ख़ास तौर से जियोपॉलिटिकल और रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए, उन पर बहुत बारीक नज़र रखने वाले कर्नल अजय रैना साहब। तो उनको जोड़ लेते हैं और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। अजय जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार ओमकार जी। नमस्कार सबको। अजय जी, अपनी आदत से मजबूर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बयानबाजी की है। जैसे ही एशिया में कदम रखा, उन्होंने फिर कहा कि भारत रूस से अब तेल खरीदना बंद कर देगा। इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं गए। ये चौथा मौका है जब डोनाल्ड ट्रंप से आमना-सामना हो सकता था, मुलाकात हो सकती थी, जो तनाव है उसको कम करने में या बढ़ाने में भी मदद मिल सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने अवॉइड किया, नहीं गए वो। तो एक तो मैं डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे और जो उनका ये एशिया का दौरा है 5 दिन का, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा। उसके बाद दूसरे मुद्दों पर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के ऊपर टिप्पणी करना ओमकार जी वैसे ही है जैसे बहती पानी में कोई घर मतलब कोई पेंटिंग करना। फालतू बातें करता है। जब देश का प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे देश में खड़े होकर कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, तो इस पर विश्वास करना तो टाइम वेस्ट है। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री जी नहीं मिले, ये आपने बिल्कुल सही चर्चा की कि G20 में भी मौका था, या चौथा मौका लगातार आया जब आमने कभी वो कतराए कभी ये कतराए। तो जो आपने एक लाइन कही ना कि जो आपस में इश्यूज हैं उनको सुलझाने का या उनको बिगाड़ने का चांसेस 50%। पर आप ये भी देखिए, हम सब समझते हैं कि जब हेड ऑफ स्टेट मिलते हैं तो उसके पहले काफ़ी बैकग्राउंड में काम होता है, नीचे लेवल पे 3 4 5 लेवल पे नीचे काम होता है। तो एकदम से मीटिंग्स, हालांकि ट्रंप बयानबाजी कर सकता है, लेकिन मीटिंग का जो आउटकम होता है मीटिंग से पहले डिसाइड हो गया होता है। तो जाहिर है हमारा उन पे कोई इस टाइम, जैसे पीयूष गोयल साहब ने भी कहा कि हमें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, कनपट्टी पे बंदूक नहीं रख सकता, हम अपनी चाल पे चलेंगे। लेकिन आई थिंक मिलने में जो लोग
इस सब के बावजूद मिलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी थी, बट एक प्रॉब्लम जो शायद मोदी जी को नज़र आ रही है कि मिलने के बाद एक क्या बयानबाजी करेंगे, क्योंकि मिलने के बाद कुछ भी कह सकता है। ये भी कह सकता है कि मोदी साहब ने मेरे से माफ़ी मांग ली। ये आपने देखा, अपने नेतन्याहू को उसने उनके सामने उसने कतर से माफ़ी की बात की, जो आज तक कभी हमने नहीं विटनेस किया। आई मीन जो भी अब जी लिए काफ़ी ओमकार जी, आपने भी बड़ा जर्नलिज्म किया, ऐसे बात करते हैं तो क्या बिल्कुल। पता कल निकल के क्या बात करते, तो उसके बाद फिर हम खंडन करें, फिर और रिलेशन स्ट्रेन हों। तो आई थिंक ये बड़ा एक सही मूव है कि प्रधानमंत्री जी अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ एशियन समिट में अपना संबोधन रखेंगे, और हमारे जयशंकर साहब तो जा ही रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि इन्होंने एक आने वाला एक ऐसा इशू जिस पे कोई बवाल मच सकता था, और फिर हमारी अपोजिशन जैसे तैयार रहती है कि जो ट्रंप ने कहा वो तो गॉस्पेल है, बाइबल से निकला हुआ है, और बाकी पार्लियामेंट में जो मर्जी बोला जाए, हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ कहें, ईएम सब कुछ कहें, वो सब झूठ है। तो ऐसे हालात में आई थिंक मोदी जी ने एक अच्छा डिसीजन लिया। एक मैच्योर पॉलिटिशियन है मोदी जी। आप देखिए ट्रंप से तो पुतिन साहब कतराने से मिलने से कतरा रहे हैं अब। ये भी तो आपको पता है, उनको मीटिंग थी अभी, बिकॉज कोई नहीं चाहता कि इसके साथ कमरे में जाए, चाय कॉफी पी के बाहर आए और ये कुछ और ही बोल दे, इसका पता कोई नहीं। और जब तक आप खंडन करोगे तो बड़ी फेमस वो है कि जब तक सच है उठ के अपने जूते के फीते बांधता है, तब तक झूठ जो दुनिया के 4 चक्कर लगा चुका होता है। तो आई थिंक एक सुलझी हुई वो है। बाकी लोग तो तरह तरह के रीजन दे रहे हैं, मैं उनसे एग्री नहीं करता। सिक्योरिटी हमारे प्रधानमंत्री जी नंबर 1 हिट लिस्ट पे हैं दुनिया पे, चाहे वो यहाँ रहते हैं कि चाहे वो बाहर हैं, उनकी सुरक्षा का इंतजाम करने वाले कैपेबल हैं। आपने देखा होगा कल परसों एक वीडियो आया जिसमें कार धुई जा रही थी और लोग शुरू हो गए, क्या सिक्योरिटी, क्या गाँव के। हमें ना ओवर रिएक्ट करने की आदत है, हमें कुछ पता तो होता नहीं, और इसलिए हम कमेंटेटर बन जाते हैं। प्रधानमंत्री जी अब रूल, अभी थोड़ा मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ, बट चलो ये भी जरूरी है क्योंकि बड़ा मुद्दा चल रहा है जी। ये वायरल। जब इलेक्शनरिंग में रूरल बेल्ट में प्रधानमंत्री जी मूव करते हैं तो फर्स्ट चॉइस तो ये होती है कि हेलीकॉप्टर से जाएं। चाहे हेलीकॉप्टर भी देखिए, जो नॉर्मल हेलीकॉप्टर सेफ नहीं होते वीआईपी ट्रैवल के लिए, और फिर मौसम का तकाजा, टर्बुलेंस, बड़ी चीज़ें होती है, सिक्योरिटी। तो जब भी उनको मौका, गाड़ियों में धूल मिट्टी पड़ती है, अब जहाँ भी मौका मिलता है ना, उनकी जो सिक्योरिटी है एसपीजी वाली, वो गाड़ी को एकदम से वॉश करवा लेती है। बिकॉज कुछ भी है, हमारे प्रधानमंत्री जी के वीडियो आते हैं, अच्छा लगता है ना, चमकती चमकती गाड़ी। अब इमेजिन कीजिए प्रधानमंत्री जी बाहर हाथ हिला रहे हैं और पूरी मिट्टी में, जैसे मेरी गाड़ी को देख ले बाहर अभी भी खड़ी है तो मिट्टी से भरी हुई है, क्योंकि मैं भी पुंछ से आ रहा हूँ, जी, जी। रोड का काम चला। तो वो एसपीजी का काम है, उनके पास हर चीज के एक्सपर्ट्स हैं, कुत्ते हैं, डिटेक्टर्स हैं, एक्सप्लोजिव। ऐसे थोड़ी किसी को ऐसे पकड़ के बोलते हैं चुंगू मुंगू मैं कल आ रहा हूँ गाड़ी धुलाने के लिए 10 बजे, ऐसे थोड़ी होता है। तो ऐसे फिर इसी इसी तरीके से मैंने इस मुद्दे को इसलिए उठाया कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी डर गए लंकावी आइलैंड में जाने। ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, ऐसा कुछ। ये मेरे लिए रीज़न ये लगता है कि वो अवॉइड कर रहे हैं एक अनप्लेजेंट सिचुएशन। जी। और ये जो 5 दिन की यात्रा है, वैसे तो 3 देशों की यात्रा थी, लेकिन उन्होंने 4 देशों की बना दी। जैसे वो मलेशिया पहुंचे हैं, फिर जापान जाने वाले हैं, फिर दक्षिण कोरिया जाने वाले हैं, लेकिन कतर में भी रुक गए फ्यूल लेने के लिए, और वहां कतर के अमीर ने विमान में जाकर के उनसे मुलाकात की, कुछ बातचीत भी हुई है। क्या बातचीत हुई होगी ये तो आप बता सकते हैं, एक्सपर्ट हैं। लेकिन 4 देशों की यात्रा तो हो गई एक तरीके से। तो इस यात्रा का मकसद क्या है? देखिए ओमकार जी, 6 दिन हो जाएगा जब तक वापस जाएंगे ना, 6 दिन वापस जाएंगे। एशियन समिट में आ रहे हैं स्पेसिफिक, उसमें तो उनको आना ही था। कतर आप देखिए, अगर आप वेस्ट एशिया का, अच्छा पहले प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप किसी बड़ी कंट्री के ऊपर से फ्लाई करके जा रहे हैं एज ए हेड ऑफ स्टेट, तो आप जनरली उस कंट्री के हेड ऑफ स्टेट को अपना एक क्या कहते हैं उसको, शुभकामनाओं का संदेश देते हैं बिना लैंड किए। ये प्रोटोकॉल जनरली फॉलो किया जाता है। हाँ कोई छोटी मोटी देश है तो नहीं भी होता, लेकिन बड़े बड़े देशों में आपस में, मित्र देशों में ऐसा होता है। अब वहाँ पे वो उतरे और कोई कहे कि उनको तेल कम पड़ गया, वो भी एक कहने की टेक्निकल इशू बना सकते हैं। अभी मैं कुछ और बोलूँगा तो लोग कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे, उसकी कैपेसिटी इतनी है, वो वहाँ से वहाँ जा सकता है। होता क्या है कि वेस्ट एशिया में बहुत बड़ा फ्लक्स सिस्टम आ रहा है, और वो फ्लक्स ये है कि वेस्ट एशिया में क्लियर कट दिख रहा है कि जितनी मर्जी इनकी दोस्ती कतर से है, इनकी सऊदी से है, हर बंदा ना धीरे धीरे ये समझ रहा है कि हमें बचाने के लिए अमेरिका नहीं आएगा। जिस दिन हमारा कोई आपस में झगड़ा होगा या इसराइल हमें ठोकने पे आएगा तो ये नहीं आएगा। वो ठीक है, माफ़ी मंगवा ली,
बीबी नेतन्याहू की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, करप्शन केसेस हैं, और इजराइल इस टाइम इकोनॉमिकली बहुत वीक हो चुका है, ऑलमोस्ट 2 साल लड़ाई लड़ के, छोटा सा देश है, तो उनको अमेरिका पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। तो वो उनकी थोड़ी सी कान मरोड़ के आप कुछ भी उसको माफ़ी वाफ़ी मंगवा लो। बट क्या इजराइल अमेरिका की बात मानता रहेगा थोड़े पॉज के बाद, थोड़ा स्टेबलाइज होने के बाद? और इजराइल रशिया से भी बात कर रहा है बाय द वे, जो और तो और पाकिस्तान जिसके पासपोर्ट पे लिखा था कि इजराइल जाना मना है, उसके लिए वैलिड नहीं है, वो भी बात कर। तो ऐसा लग रहा है जो पैक्ट की जो आप बातें सुनते हैं, जो सब स्टूपिड पैक्ट्स हैं, पाकिस्तान सऊदी ये जो भी है, क्योंकि जीसीसी का पैक्ट तो किसी ने आज तक किया नहीं, एक एक मूव अवे दिख रहा है। उसके 2 कारण हैं, एक अमेरिका की रेपुटेशन और कैपेबिलिटी। एक टाइम था अमेरिका रूल करता था वर्ल्ड में, लेकिन आज अगर आप देखें तो अगर आप थोड़ा स्टडी करें जितनी कोई बड़ी सुपर पावर कैसे टूटती है, तो उसमें सबसे बड़ा पहला स्टेज होता है ओवर, जब मिलिटरली आप अपने आप को ओवर स्ट्रेच कर लेते हो और बजट आपका, मिलिट्री बजट इतना ज़्यादा हो जाता है जीडीपी का कि आप फिर उसको संभाल नहीं पाते। अमेरिका के इस टाइम 700 के ज़्यादा बेसिस हैं दुनिया में, छोटे बड़े सब मिला के, तो स्ट्रेच हो रखा है। जब इसराइल ने ईरान को ठोका, जब इसराइल ने कतर को ठोका, तो बाद में माफ़ी मंगा ली, जो भी कर ली, ये भी पता चला कि अमेरिका के न ही एयर डिफेंस संभाला हुआ था कतर का, ब्रिटेन के जहाज़ों ने रीफ्यूलिंग की, तो विश्वास की कमी आ रही है। तो अब अगर अमेरिका की तरफ नहीं आना तो आपको किधर जाना है? और सबसे जो उसका पसंदीदा दोस्त, अमीर दोस्त जो है अमेरिका का, वो कतर है। तो एक वो भी है कि उनकी इस विषय पे बात हुई होगी कि भाई ये जो बदलता हुआ समय है और जो एक लैक ऑफ, क्यों कतर की से है, पैसा बहुत है ना, तो अरब वर्ल्ड में कतर जो बोलता है लोगों उसको, जो अरब वाले लोग थोड़ा उसको सुनते हैं ध्यान से। तो और ये जो मूवमेंट हो रही है वेस्ट से दूर, दूसरा जो कारण है वो है डॉलर का पंगा। अगर आप स्टडी करें तो किसी टाइम पे पाउंड स्टर्लिंग जो होती थी वो दुनिया की नंबर 1 करेंसी होती थी, दुनिया के हर देश में जिसके पास जितने जुड़ते थे लेके रखते थे, हम तो तब गुलाम थे। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुआ, और 1 और 2 के बीच में ही इनफैक्ट इतना डेट पड़ गया यूके के ऊपर कि उसने स्टर्लिंग को गोल्ड से लग कर दिया, जो कि अमेरिका ने बाद में डॉलर को लग किया। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या था? स्टर्लिंग गोल्ड से लग हुआ और फिर डूबता चला गया, डॉलर गोल्ड से तो लग हुआ लेकिन वो जुड़ गया तेल के साथ। और तेल और डॉलर का जब तक एसोसिएशन है और जब तक ओपेक वाले ये फॉलो करते हैं कि डॉलर में ही होगा, और आपको पता है ईरान के साथ पंगा क्या है, यही तो पंगा उनका अमेरिकन का, कि ईरान कहता है कि हम एक अल्टरनेट करेंसी में, अब जो ब्रिक्स पूरा ही कह रहा है अब तो वो एक शिफ्ट क्लियरली दिखती है कि अगर तेल और डॉलर का संबंध टूटा तो डॉलर का जो डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होगी। जब पाउंड और गोल्ड का जब टूटा था ओमकार जी, एक रात में 25% वैल्यू कम हो गई थी। अब डॉलर हम सबको अफेक्ट करता है। अगर हम कहते हैं हमारे पास 700 बिलियन डॉलर पड़े हैं यहाँ, तो आप इमेजिन कीजिए 25% उसकी वैल्यू एक रात को घट जाए तो हमारे फॉरेन रिजर्व कहाँ जाएंगे? हालांकि हमारा सारा डॉलर नहीं है, हमारा मेटल है सब, तभी तो हम खरीद रहे हैं दरादर क्यों खरीद। तो कुछ मुद्दे हैं जो कि वेस्ट एशिया सेंट्रिक है। तो उसके लिए अगर बैठ के आधा पौना घंटा उन्होंने एक डिप्लोमेटिक सिग्नल भी होता है कि देखो ट्रंप साहब आए और उनका अमीर से बात की, तो अमीर की थोड़ी इज्जत बढ़ जाती है, से हो जाती है, फिर वो दोस्ती इतनी अच्छी है कि उसको गिफ्ट देता है, वो उसको कहता है तू ये बात कर। तो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। जैसे आपने कहा कि एग्जैक्ट बात क्या हुई, वो शायद कोई स्टेटमेंट आएगा और ये उसमें बोला जाएगा कि वो कटसी थी, वो लैंड किए तो हमारे अमीर जी गए, जाना बनता है। तो लेकिन मेरे को लगता है ये सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए वहाँ नहीं उतरे हैं। कुछ इन ऐसे वाले मुद्दे और सकता कुछ और मुद्दे भी हों जिन पे बात हुई। हुतीज का इशू है, ये जो पाकिस्तानी आर्मी हर जगह डिप्लॉय हो रखी है, सऊदीज़ के पास पाकिस्तानी आर्मी है पूरी, अभी वो 25,000 ट्रुप्स वहाँ भेज रहे हैं, पीछे उनको मार पड़ रही है। तो पता नहीं कितने मुद्दे हैं जो इस इलाके को रिटेन करते हैं। तो किसी भी मुद्दे पर बात हुई होगी, कहना मुश्किल है जी। और चूंकि ये यहाँ से जापान जाने वाले हैं और सूचना ये आ रही है कि नई प्राइम मिनिस्टर से बायलैटरल टॉक्स होनी है, उसके बाद ये जाएंगे दक्षिण कोरिया। लेकिन इससे पहले ही, जैसा अभी आप कह भी रहे थे, कि जब दो शक्तिशाली या सामान्य राष्ट्रों के प्रमुख मिलते हैं तो उससे पहले जो उनके नौकरशाह होते हैं, विदेश मंत्रालय से, दूसरे मंत्रालयों से जुड़े हुए लोग होते हैं, बातचीत में क्या कंक्लूड होगा, कौन से समझौते होंगे, बातचीत का दायरा कहाँ तक रहेगा या कितना आगे तक जाएगा, ये सारी चीज़ें पहले तय हो जाती है। तो कुआलालंपुर में इस समय चीन और अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं
वो दक्षिण कोरिया में जो मीटिंग होने वाली है शी जिनपिंग और राष्ट्रपति ट्रंप की, उसकी मिनट्स और विषय तय कर रहे हैं बैठ करके। तो ये बैठक कितनी अहम होने वाली है, जिसमें ये जानकारी मिल रही है कि शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान ये ताइवान पर भी चर्चा करने वाले हैं। ये हांगकांग में जो लोकतंत्र समर्थक नेता हैं जिमी लाई, उनकी रिहाई को लेकर के भी बातचीत करेंगे। और जो ट्रेड इशू फंसे हुए हैं, अभी इन्होंने ऐलान किया था कि अगर चीन रेयर अर्थ और दूसरी चीजें उन पर नियंत्रण नहीं हटाता है तो हम 1 नवंबर से 100% टैरिफ और लगा देंगे। कुल मिलाकर के 130% टैरिफ चीन पर हो जाएगा। तो ये वैसे तो एक टैक्टिस है कि बातचीत से पहले एक प्रेशर बिल्डअप करो, लेकिन क्या चीन इनकी इस प्रेशर टैक्टिस में आएगा क्या? अभी कोई 20 मिनट पहले एक अनाउंसमेंट हुई है मलेशिया में कि चाइना और यूएस का जो ब्रॉड एग्रीमेंट हो गया। अब वो क्या हुआ उसकी डिटेल भी आएगी। अभी जैसे जैसे हम शो शुरू कर रहे थे उसके 5 मिनट पहले आया था, मैं पढ़ रहा था, पूरा पढ़ा नहीं, और उसमें भी पूरी डिटेल दी नहीं है। तो देखिए, अमेरिका की पूरी मैन्युफैक्चरिंग चाइना के अंदर है प्रैक्टिकली, और इन दोनों का जो बंधन है ना, तभी लोगों को हमेशा समझना चाहिए ओमकार जी कि बिजनेस, एंड ऑफ द डे पैसा और बिजनेस ही दुनिया को डिक्टेट करता है। लड़ाइयाँ भी उसी कारण होती हैं। कोई शक्तिशाली इसलिए बनना चाहता है कि वो दूसरों को खून चूस सके, और कोई रीज़न नहीं होता। दोनों की डिपेंडेंसी म्यूचुअल है, चाइना की अमेरिका के ऊपर, अमेरिका की चाइना के ऊपर। वेरस जब हम अपनी चाइना की इक्वेशन में देखते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे ज़्यादा है। तभी जब मैं कहता हूँ ना कि इनको सी पैक टाइप एक रोड बना के दे दो इंडिया में, अंदर से जाने दो, गढ़वाल से लेके गुजरात तक, तो मैं वही तभी तो कहता हूँ डिपेंडेंसी क्रिएट करो। अगर ये अनाउंसमेंट जो भी हुई है और कह रहा है कि हमने कुछ फ्रेमवर्क बना लिया है, ये हमें दर्शाता है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे इमोशंस को साइड पे रख के अगर आप प्रैक्टिकल हैं और अगर आपस में आपस की म्यूचुअल डिपेंडेंस है, तो आप किसी भी गलत से गलत, सीरियस से सीरियस, बुरे से बुरे मुद्दे को बैठ के रिजॉल्व कर सकते हो। अगर आपकी डिपेंडेंस नहीं है तो आप तो वो जिसको कहते हैं किक मार के दूसरों को निकल पा रहे हैं यहाँ से। अभी आप अमेरिका के अंदर डोमेस्टिक, आपने पहले पढ़ा, शुरू में बड़ा अच्छा बयान किया, दर्शक आजकल सब देखते हैं, उनको पता है चाइना के अंदर जो गदर मचा हुआ है उसको भी लोग देख रहे हैं, जो जर्नल्स निकाल दिए ओवरनाइट, लैक ऑफ ट्रस्ट। अब सीसीपी वाले कह रहे हैं कि इससे मिलिट्री पावर छीन लो प्रेसिडेंट से, तो वहाँ एक और गदर चला हुआ है। तो अमेरिका भी वल्नरेबल है, क्योंकि अगर आप घर में स्ट्रांग नहीं होना ओंकार जी, तो बाहर अगर आपके घर के दीवारों में क्रैक पड़ जाए तो बाहर क्या दादागिरी करोगे आप। तो अमेरिका भी वल्नरेबल है और चाइना भी वल्नरेबल है। बट अगर हम रिसेंट पास देखें तो उसमें यह है कि अमेरिका की धमकी के बावजूद चाइना माना नहीं। ये जो 100% की बात क्यों चली, और रेयर अर्थ जो है वो ज़्यादा हर्ट कर रहा है, ऑयल इतना इशू नहीं है, रशियन ऑयल तो बहाना है, रेयर अर्थ का एक इशू है। और अमेरिका को, चाइना अमेरिका को इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि बर्मा में, जो म्यांमार में, जो चाइना खुलेआम शरेआम डोजर लगा के क्रूर तरीके से रेयर अर्थ निकालते थे, जिसके आने वाले लोगों, आसपास की बस्तियों में कैंसर और स्किन डिजीज और सब कुछ हो रहा है, बच्चे छोटे पैदा हो रहे हैं, माल न्यूट्रिशन, वो बंद करा दिया अमेरिका ने प्रैक्टिकली अराकान आर्मी के साथ। फिर आप ये भी देखिए कि अराकान आर्मी को यूज़ करके इन्होंने, वहाँ खैर अराकान आर्मी से नहीं हुआ है, वहाँ तो और भी बड़े ग्रुप हैं नॉर्थ में, अराकान आर्मी के थ्रू इन्होंने जो बांग्लादेश में रशियन न्यूक्लियर रिएक्टर का 1 बिलियन कह रहे हैं उसकी वैल्यू, जो उड़ा दी इन्होंने अटैक करवा के ड्रोन से, यूक्रेनियन ड्रोन से। तो युद्ध के कगार पे दुनिया खड़ी है। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों को कुछ, चलो जो भी हैं, दोनों डिक्टेटर हैं, एक डेमोक्रेटिक डिक्टेटर है, दूसरा प्रॉपर डिक्टेटर है। और जब डिक्टेटर कोने में उसका पीठ लग जाती है ना, एक कॉर्नर हो जाता है जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, तो वो एक ऐसी बेवकूफ़ी कर जाता है, ऐसा काम कर जाता है कि बड़े लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो अगर इनमें कुछ हो जाता है समझौता तो हम सबके लिए ठीक है, क्योंकि ये दुनिया में इस टाइम हालात ठीक नहीं है। और अगर चाइना और अमेरिका की कन्फ्रंट्रेशन होती है, जैसे आपने ताइवान का जिक्र किया, तो ताइवान साउथ चाइना सी में होती है तो शायद ठीक है, हमारे लिए रीजनेबल डिस्टेंस पे है। लेकिन दूसरा कन्फ्रंट्रेशन आप ये ना भूलें कि अफगानिस्तान के अंदर एक और बबल बन रहा है, जिसमें चाइनीज, रशियन, भारत और अमेरिका आमने सामने, और पाकिस्तान तो पिट्ठू है। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि यार लड़ाई लगनी अगर तय ही है, अगर ब्रह्मा जी ने लिख दिया उसमें, तो उधर ही लगे, साउथ चाइना में लगे, वेस्ट एशिया में लगे, हमारे बगल में ना लगे, बिकॉज फिर हमारे बहुत ज़्यादा सेक लगेगा। अब ये जो अनाउंसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी धीरे धीरे डिटेल्स आएंगी,
वर्नेबिलिटी दोनों तरफ है, डिपेंडेंसी दोनों की आपस में है। अगर अमेरिका चाइना मैन्युफैक्चर बंद करता है या अमेरिका को एक्सपोर्ट करना बंद करता है तो अमेरिकन के पास कल कपड़े पहनने के लिए अंडरवियर नहीं होगा। बट अगर ऐसी स्थिति आती है ओमकार जी, तो चाइना की फैक्ट्री भी ठप हो जाएंगी ना। अमेरिका टोटल कंज्यूमर मार्केट है, हम लोग भी कंज्यूमर मार्केट है, लेकिन अमेरिका की जो परचेज पावर है और जैसे वो खरीदते हैं, और आपको पता है कि चाइनीज मटेरियल भी दो किस्म का बनता है, एक अमेरिका के लिए स्पेशल अच्छी क्वालिटी का बनता है और दुनिया के लिए अलग सा बनता है। तो म्यूचुअल डिपेंडेंस होने के कारण मुझे लगता है कि शायद इनका जो ऐसे अनाउंसमेंट भी हुई है तो कुछ ना कुछ ये किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। अगर नहीं पहुंचे तो देखो शी जिनपिंग ने पहले भी अवॉइड किया है। ट्रंप तो कब से कह रहा था मेरा बहुत अच्छा मित्र है, मैं उसको मिलने जा रहा हूँ, फिर G20 में नहीं आया, फिर आपस में उनकी होती रही। इसका मित्र कौन है दुश्मन का पता नहीं चलता, लेकिन अभी मीटिंग होती है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसने जो किम जोंग का बीच में एंगल मारा है, क्योंकि इसके शेड्यूल में नॉर्थ कोरिया जाना नहीं है। आज साउथ कोरियन प्रेस कह रही है, और ट्रंप ने खुद कल जहाज में कहा कि मैं तो 100% तैयार हूँ, और उसको पता है कि मैं आ रहा हूँ नॉर्थ कोरिया में। तो ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये ना सिग्नलिंग। देखो नॉर्थ कोरिया जो है वो रशिया का दोस्त है, किसी ज़माने में चाइना का पप्पी होता था, आज वो रशिया का यार है। रशिया की फौज में नॉर्थ कोरियन आर्मी लड़ रही है यूक्रेन में, तो उसके घर में आप जाके वो लाइन क्रॉस करके पिछली बार भी फोटो खिंचा के आप आएगा तो बेसिकली आप सिग्नलिंग कर रहे हो ना। ये ऐसी अगली पार्टी अपसेट हो जाती है। प्यूटिन ने बहुत बर्दाश्त कर लिया, तो ये ना, और फिर वही बात आपके वाली और मेरे वाली कि अगर ग्राउंड वर्क नहीं हुआ है तो हेड ऑफ स्टेट नहीं मिलते। तो ये लास्ट मिनट पे साउथ कोरिया प्रेस का ये बोलना या ट्रंप का खुद बोलना, ये अचानक नहीं हो सकता, ये भी प्लान्ड है। अगर होती है इनकी मीटिंग, चाहे हाथ मिलाने वाली जो भी परेड होती है, तो ये सारा इसके जिसका हमें पता नहीं था पीछे का काम चलता रहा। तो बड़ा एक असमंजस सी स्थिति है ओमकार जी। मैं आजकल मेरा फेवरेट हो रखा है कि कभी प्रेडिक्ट नहीं करना, अपनी इज्जत गंवाने वाली बात है। आजकल कौन क्या कर रहा है बहुत डिफिकल्ट है, बट जो दिख रहा है फेस पे तो उसको हम ऐसे असेस करते हैं कि लेट्स वेट क्या बात होती है शी जिनपिंग के साथ, और ये नॉर्थ कोरिया जाता नहीं जाता। बाकी एशियान का तो आपको पता है वो एजेंडा पहले सेट होता है, सब डिक्लेरेशन पे बात हो चुकी होती है, वहाँ जाके हाथ मिलाते हैं, और मोदी जी जा नहीं रहे तो हमारा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है जी। एक काम और कराया जी। एक मिनट, वो जो आप एक्टिविस्ट की बात कर रहे थे हांगकांग वाला, इन लोगों को कोई प्रेम मोह नहीं होता ओमकार जी किसी के लिए, ये सिर्फ ऑप्टिक्स है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, जो जिस देश ने दुनिया भर के डिक्टेटर पैदा किए, दुनिया भर के डिक्टेटर के साथ कहते हैं ना बेड में सोए, फिर उनको मारा, और वो डेमोक्रेसी का झंडा लेके फ्रीडम ऑफ स्पीच लेके पूरी दुनिया में घूमते हैं, तो इनका कोई क्या विश्वास करे। ये तो हर चीज में अपना फायदा देखते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं दूसरों को तंग करने के लिए कि आप एक फ्रिक्शन पॉइंट खड़ा करो, दूसरा अगर सेंसिटिव है, जैसे हम बहुत सेंसिटिव होते थे पहले, हमें लगता था हमें कोई बोल गया तो वो हमारे तो बड़ा ही बुरा हाल हो गया। अभी थोड़ी सी चमड़ी हमारी मोटी होनी शुरू हुई है। चाइना की चमड़ी बहुत मोटी है, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसने हांगकांग में क्या क्या नहीं किया, वो सारा एग्रीमेंट साइन करने के बावजूद तो वापस लेने के टाइम पे क्या क्या बोल रहा था कि ये ऐसे रहेगा जैसे चल रहा था सिर्फ। अभी देखो हांगकांग में आप मुंह खोलोगे तो जेल के अंदर। तो ये चलता रहता है, दिस आर ऑल ऑप्टिक्स जी। थिएनआनमेन चौक पर क्या किया था चीन ने, उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई कुछ नहीं बिल्कुल। और इजराइल की सेहत पे कोई फर्क पड़ा है? वो इजराइल ने काम किया गाजा में। देखो हम सब समझते हैं कि इजराइल के साथ बहुत बुरा हुआ, 7 अक्टूबर में तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना हैवान की सामने निकल के आई, लेकिन करते करते जा तो उसको इजराइल 2-4 महीने में टेप लेता तो ठीक था। अब इतना लंबा हो गया कि जब बिल्कुल ही नंबर्स की बात आती है और ह्यूमन राइट्स की बात आती है तो हर आदमी थोड़ा सा सोचता है कि हाँ यार, तो पर इजराइल की सेहत पर असर नहीं पड़ा। और मुझे ये उम्मीद है कि हमारा भी जब टाइम अभी आएगा तो हमारी भी सेहत पे असर ना पड़े। तो उम्मीद तो ये रखनी चाहिए, थोड़ा फर्क तो पड़ रहा है। पहले तो हम बहुत सेंसिटिव थे, छुई मुई थे, अब हम छुई मुई से निकल के थोड़ा सा ऊपर को आए हैं जी। अभी 4 दिन में जो कुछ हमने किया है सब हंसते खेलते हुए ही कर दिया जी तो। अच्छा, एक काम इन्होंने और किया, वहां जाकर के थाईलैंड और कंबोडिया के राष्ट्र प्रमुखों को बुलाया और साइन वाइन करवा रहे हैं, साथ में खुद भी कुछ सिग्नेचर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये आई मीन आप यूएन के सेक्रेटरी बन गए हो। आई मीन भारत पाकिस्तान में जो सीज फायर होते हैं, इस बार जो सीज फायर हुआ, जो कि हम सीज फायर मानते हैं, उसमें तो साइन ही किसी ने नहीं किया। ये अभी नेक्स्ट ईयर के नोबेल की अब कोई आप हंस लो या रो लो समझ नहीं आती। आई मीन दुनिया का सुपर पावर का एक ही सुपर पावर जो जेन्युइन है इस टाइम, उसका प्रेसिडेंट ये हरकतें करे, इसको लगता है ये कुछ करके इसको नोबेल प्राइज मिल जाएगा।
अगर आपने CIA ऑपरेटिव का जो इंटरव्यू अभी घूम रहा है काफ़ी, उसमें देखा होगा कि ओबामा जो था उसका क्या इंटरेस्ट था, और आज भी ओबामा का जो ऑफिस है न्यूयॉर्क में, उसमें जो इनका न्यूयॉर्क का मेयर 2-3 बार चक्कर काट के आ गया, उसकी बातें हो रही हैं। तो ये इन लोगों के, ओंकार जी, हमारी तरह सीधे होते नहीं, इनके बहुत सारे फैसेट्स हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, और जैसे हमारे साथ भी सरकारें करती रही, अपना फ़ायदा देखते हैं। अभी एक हमारी सरकार है जो राष्ट्र का हित आगे रख के चलती है, अदरवाइज हमारे भी तो यही होता था। हमारे हेड ऑफ स्टेट या बाकी बोलते कुछ थे, अंदर से हमारी जड़ें काटते थे। तो करने दो उसको सिग्नेचर। आपने देखा नहीं, व्हाइट हाउस में रोज करके पेन फेंक रहा होता है। इसी, चलो पेन नहीं बिक, थोड़े से पेन ही बिक रहे होंगे अमेरिका में, वैसे तो कुछ बिक तो रहा नहीं, सब स्टैंड स्टिल पे आया हुआ है। हाँ नहीं, मैं ये भी देख करके मैं मजा लेता हूँ कि ये अकेला बंदा है, कैमरों के सामने फाइल पर सिग्नेचर करता है और फिर फाइल को दिखाता भी है। भाई बिल्कुल, क्या जरूरत क्या है कैमरों के सामने ये ड्रामा शो करने की? शो मैन, शो राज कपूर साहब हैं वो अमेरिका के, केयों को होता है शौक। अच्छा एक बात बताइए, इन्होंने जो रूस की तेल कंपनियों पर पाबंदी लगाई है, खास तौर से दो कंपनियों का नाम आ रहा है, और इनमें से जो रेसनेफ्ट है इसके नायरा में भी शेयर्स हैं, और इसी तरीके से जो दूसरी रूसी कंपनियां हैं उनमें भारत की जो ऑयल कंपनियां हैं उनके शेयर हैं। मैं डिटेल देख रहा था, किसी के 23% हैं, किसी के 40% से ऊपर हैं, यानी 49% तक भी है, 49.9% तक की हिस्सेदारी वैंकोर ऑयल फील्ड में है भारतीय कंपनियों की। एक बहुत बड़ी और पेचीदगी सी सिचुएशन पैदा नहीं कर दी है इन्होंने कि भाई आप अगर इस तरीके से नहीं मान रहे हैं तो मैं पाबंदियां लगाऊंगा। और इसमें पुतिन का भी मैं बयान देख रहा था, पुतिन ने कहा था कि ये अब लिमिट क्रॉस हो रही है, इससे संबंध और बिगड़ेंगे। ओंकार जी, एक समय था जब हमारी ONGC विदेश हुआ करती थी, एकमात्र कंपनी जो बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करती सरकार के बिहाफ पे। तो जब किसी सरकार को प्रेशर डालते हो तो सरकारें उस वैसे वेंचर्स को रोक लेती हैं, आगे करती हैं जो भी करती हैं। अभी क्या है कि प्राइवेट हमारी जो कंपनीज हैं, जिनके जिसमें भी सरकार का स्टेक भी है, बाय द वे, आप किसी भी उठाकर रिलायंस किसी को उठा के देखोगे तो उसमें नेचुरली गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, LIC जैसे अभी चल रहा, हर बंदा इन्वेस्ट करता है अपना पैसा बढ़ाने के लिए, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। तो इन पे ये जो कहते हैं ना रग है, ये दुखती रग है, क्योंकि एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं, आपने रिलायंस के ऊपर आपने कुछ किया, एक तरीका तो कहना कि ऐसी की तैसी करने दो, क्या कर लोगे। लेकिन जब रिलायंस का अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट है और वहाँ जो इन्वेस्टमेंट है वो हिट होगा। जो उन्होंने रशिया के साथ किया कि रशिया के बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट थे उन सबको उनकी एसेट्स ने फ्रीज कर ली। तो जब प्यूटिन साहब ने ये कहा कि ये अभी अब हद से बढ़ रही हो, उसका कारण ये है कि वो उनको समझते हैं, उनको हिट लग चुका है ऐसे वाला। लेकिन प्यूटिन वो कर लेगा। अब हमारे यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए कि जो सबसे ज़्यादा हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिन लोगों की एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, जिनके ऊपर पहले ही हिट जॉब, अदानी साहब के ऊपर हिट जॉब हुआ, वो कंपनी बंद हो गई शेयर वेयर बेच के, अभी LIC के पीछे पड़े हुए हैं लोग, और फिर उसको फिर अदानी और अंबानी से जोड़ रहे हैं। पहले ही यहाँ पे हालात थोड़ा से नाजुक हैं। इसमें अगर इन कंपनीज को कोई एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है, देखिए जब ओवरऑल बात चली टैरिफ्स की, तो भारत सरकार ने 22,500 करोड़ का एक कंसोलिडेशन फंड बनाया पूरी इंडस्ट्री के लिए। सही। अभी ये जो LIC वाला इशू लोग उठा रहे हैं कि देखो वहां से पैसा नहीं मिल रहा तो यहाँ से लोन दे रहे हैं, जो भी कहानी बन रही है, तो ऐसे हालात में ये जो डिसीजन अगर इम्प्लीमेंट होता है तो ये गलत नहीं होगा कहना कि इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी कंपनीज के ऊपर पड़ेगा। और वो कंपनी हमारे अंदर भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है ना। अन्यारा ही अगर कल को अप हो जाती है तो ये रेड लाइन जो प्यूटिन साहब ने डिफाइन की है, तो मैं हमेशा जो कह ही रहा हूँ कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर में ऑलरेडी चल रहे हैं, वर्ल्ड वॉर शुरू हो रखी है ऑलरेडी, हमें दिख नहीं रही। तो फिर अब पता नहीं, अब ये जो ताइवान की बात हो रही है ना, ये अभी अमेरिका क्या बात करेगा। अमेरिका चाइना से डिसंगेज होने के चक्कर में ये सुन, अभी जो ऑब्जर्वर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है अमेरिकन का, कि हो सकता है कि ट्रंप उसको बोले यार ठीक है ये तुम्हारा ही है, तुम धीरे धीरे जो करना है जैसे करना है इसको हैंडल करो, हम नहीं आएंगे बीच में। इसकी बैकग्राउंड ट्रंप ऑलरेडी बना चुका है, ये बोल के कि अगर ताइवान हमें अपनी सेमीकंडक्टर नहीं एक्सपोर्ट करेगा तो हम उनको जो हमारे एग्रीमेंट है जो किए हुए हैं बाइडन का वो नहीं होगा। तो फ्लक्स का टाइम है, बहुत फ्लूइड सिचुएशन है, और इसका
इम्पैक्ट होगा तो फिर भारत को एक कॉल लेनी पड़ेगी ओमकार जी कि ठीक है, अगर आप ये करते हो तो एज ए गवर्नमेंट हम तो हमेशा कह सकते हैं कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम यहाँ से क्या, हम ईरान से भी लेंगे, जो करना कर ले। लेकिन बिल्कुल, जो इन्वेस्टर हैं, वो जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जब जो शेयर होल्डर्स हैं, उन पे उनके अगर एसेट्स कहीं फ्रीज होते हैं तो प्रॉब्लम पड़ेगी। तो फिर एक कॉल भारत को भी लेनी पड़ेगी कि आप हमारी कंपनी ब्लैक लिस्ट कीजिए, आपकी कंपनी तो यहाँ काम करती हैं, हम आपको करेंगे। फिर क्या है कि फिर आमने सामने की कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। और जिन जिन कंपनियों में हमारा इन्वेस्टमेंट है, हम ये ना भूलें कि उसमें 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रशियंस का है। रशियन जो दूसरे देशों ने उसमें इन्वेस्ट किया है, तो बहुत सारा इसका इम्पैक्ट सबके ऊपर होना, प्यूटिन के ऊपर भी होगा, हमारे ऊपर भी होगा, और जो बाहर वाले लोगों ने रशिया में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो फिर बेसिकली वही है ना कि उलझन बढ़ती जाएगी, और फिर जब उलझन बढ़ती है तो फिर आपको पता है फिर सुपर पावर्स क्या करती हैं। प्यूटिन साहब ने बहुत बर्दाश्त किया है इसको, यूएस को, और ट्रंप के आने के बाद भी बहुत बर्दाश्त किया है। वो किस दिन धैर्य टूटेगा। अभी देखो इंग्लैंड ने, यूके ने पंगा ले लिया, अभी प्यूटिन ने नाम ले लिया, पहले वो जर्मनी के पीछे पड़ा हुआ था यूरोप में। अभी यूके की जो स्टंट मार रहा है कि हम एयरफोर्स का ये करेंगे वो करेंगे, फ्लाई ऊपर से करेंगे, तो कि ये ना पता चला कि ये इधर तो ट्रंप जो बोल रहा है, सैंक्शन लगा रहा है, इसके बीच में यूरोप की पिटाई हो जाए। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जिससे एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट सही मायने में शुरू हो सकता है, जो कि वर्चुअली स्टार्ट हो रखा है ऑलरेडी। तो अच्छा नहीं है ये लीडरशिप, अच्छी नहीं है ट्रंप जो कर रहा है, मैं दूध का दूल्हा हूँ और तुम सारे चोर हो, ये एटीट्यूड गलत है, बुली है, बुली। जी। बिल्कुल। और अजय जी, ये क्या हुआ था कि कनाडा का कोई विज्ञापन चल गया तो उससे टॉक्स ही रद्द कर दी। और रीगन का कोई पुराना बयान था टैरिफ को लेकर के, उस पर ये इतने नाराज हो गए कि उन्होंने कहा कि अब हम ट्रेड डील पर बात ही नहीं करेंगे कनाडा बस से। तो ये सब मतलब क्या बचकानी हरकतें कर रहे हैं ये। वो, अब बचकानी ही इनका सही वर्ड है, मगर अब शाहबाज शरीफ बचकानी हरकत करे तो अम्यूजमेंट हो जाता है। एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट बचकानी हरकत करे तो उसका बड़ा इम्पैक्ट आता है, लोग डिफरेंट तरीके से। रेगन साहब ने क्या कहा था, उसने उसने ये कहा था ना कि हम ये वाला ड्रामा नहीं करेंगे, टैरिफ जो है इससे दबा के इससे काम नहीं चलता, हमें अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा। अमेरिका ने अपना मैन्युफैक्चरिंग खुद ठप कर दिया। इनको लगा कि पैसे फेंको, तमाशा देखो, अगर आपकी ट्राउजर्स बाहर से सिल के आ सकती है तो हम क्यों सिए, हम क्यों कढ़ाई और उसका काम करें। तो उसका खमियाजा रेगन साहब ने पहले प्रेडिक्ट किया था उस टाइम। तो अगर ये वीडियो सामने आया तो इससे तो सबक लेना चाहिए एक्चुअली, इससे आपको नाराज होने वाली क्या बात है। इसके तो खैर बहुत सारे वीडियोस हैं जो कहीं सामने आए नहीं आए, वो तो बात की बात है। वेंचफुल तो है ये, बदले थोड़ा सा इसका है। जैसे आपके प्रोग्राम में बहुत बार कहा कि रिपीट भी क्या करें कि ये अपने आप को यूएसए के आगे रख रहा है और अपने से आगे अपनी ईगो रख रहा है। तो देश तो इसका नंबर 3 पे चला गया ना। सबसे पहले इसकी ईगो, फिर खुद का फ़ायदा, फिर यूएस का फ़ायदा। तो जब मैं कहता हूँ कि अमेरिका का लास्ट प्रेसिडेंट, तो ये नहीं कि इसके होते हुए अमेरिका टूटेगा, लेकिन ये जो काम कर रहा है ना ओंकार जी, आने वाले हो भी सकता है वैसे कुछ कि 2-3 साल 10 साल में अमेरिका पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, अमेरिका की अपनी यूनिटी के ऊपर। हाँ, बचकानी हरकत है, आई एग्री विद यू। दूसरे अजय जी, चलते चलते जरा एक और विषय पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। ये इधर मीडिया में लगातार चल रहा है कि जब चीन के दौरे पर थे, जापान से आए थे, चीन के दौरे पर थे प्रधानमंत्री, तो उनकी सिक्योरिटी को लेकर के कोई बड़ा थ्रेट था। कुछ लोगों ने ये भी एक उसके बाद से कुछ ज्यादा इसमें नमक मिर्च लगाया जा रहा है, या ये वास्तविकता थी कि उनकी सिक्योरिटी को थ्रेट था कि पुतिन ने उनको अपनी गाड़ी में बैठाया था ताकि वो सुरक्षित रहे। ये कुछ कई बार हजम नहीं होती बातें। हजम 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 नहीं होनी चाहिए। और मैं तो शुक्र करता हूँ कि मैं टीवी देखता ही नहीं, मैं टीवी न्यूज़ देखता नहीं ओंकार जी, कितने साल हो गए। अगर मैं टीवी पे कुछ देखता हूँ तो मैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कभी कभी देखता हूँ, या कभी कोई और कुछ कोई प्रोग्राम देखना, अदरवाइज ये किसी ने छुल्ली छोड़ी। आप बताइए, प्यूटिन, अगर आप प्यूटिन हैं और मैं मोदी हूँ तो आप मेरे को इतनी रक्षा पे आ जाएंगी, आप अपने को फायर लाइन में, लाइन ऑफ फायर में अगर जो गोली मोदी साहब को लग सकती थी, ये प्यूटिन अब गाड़ी के अंदर बैठाया 40-45 मिनट, प्यूटिन साहब ने कहा कि मैंने इनको अलास्का की पूरी जो कहानी हुई वो ब्रीफ किया, जो एक बहुत बड़ा होता।
बाद में एक निकल के आई कहानी, वो अब देखो बांग्लादेश में बंदा मारा गया, मैरीन मारा गया। जो कॉन्ट्रैक्ट किलर और जो ऐसे वाले होते हैं उनकी आइडेंटिटी कभी बाहर नहीं आती, उसको कोई देश ओ नहीं करता। अगर किसी मैरीन को मोदी जी को मारने के लिए भेजना ना साहब, तो सबसे पहले उसकी पूरी हिस्ट्री साफ की जाती है पीछे से, उसके सोशल मीडिया से उसका नाम नंबर सब हटाया जाता है, उसके डॉक्यूमेंट बदले जाते हैं कि कल को कुछ उल्टा हो गया तो हमारे ऊपर गले में ना पड़ जाए। आपने देखा है ट्रंप के ऊपर 2 बार अटेम्प्ट हुई, तो इन्होंने कोशिश करी ये बोलने की कि ईरान ने भेजा था, साबित नहीं कर पाए। और अगर ईरान ने भेजा भी होगा तो साबित नहीं कर पाएंगे, बिकॉज पीछे से पूरा रिकॉर्ड साफ किया जाता है। देयर इज अ वे ऑफ डूइंग इट। अब किसी को बैठे बैठे स्टूडियो में कैसे पता चल गया कि वो एक सर्विंग अमेरिकन मैरीन था, और वो भी देखो देखने में भी शक्ल उसकी ऐसी कि यू कैन मेक आउट। खतरा मोदी साहब को हमेशा रहता है। मैंने पहले किया, दुनिया में नंबर 1 जो आई थिंक सिक्योरिटी, पहले किसी ज़माने में पोटस के लिए कहते थे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट को सबसे बड़ा हिट, आई थिंक इस टाइम मोदी साहब और पुतिन, ये जो 2-3 लोग हैं, बीबी नेतन्याहू, ये दुनिया की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। और उसी हिसाब से उनकी प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी है एसपीजी की, कि वो उनको गार्ड करती है और बचा के रखती है। अब हमारे यहाँ लेडी एक एसपीजी पहली लेडी आई ईस्ट से, तो लोगों ने उस पर हंगामा शुरू कर दिया। तो फिर वही गाना याद आता, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो मजे लेते हैं। लेट्स सी। हाँ, जिस दिन किसी ने रिपोर्ट, किसी पार्लियामेंट के किसी ने क्वेश्चन पे आया और पार्लियामेंट में मिनिस्टर को जवाब देना पड़ा और वहां उन्होंने अगर ये माना तो फिर हम मानेंगे। खतरा तो इनको है 100%, इसमें कोई डाउट नहीं। अमेरिका ने वो भेजना था सर्विंग मैरीन, वो सब जानते हो मैरीन है, अमेरिका का है, वो आके मारेगा या किसी के थ्रू मरवाएगा। ये थोड़ी सी कहानी फिक्शन से थोड़ी ज्यादा। जी अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।